हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने के लिए लाइव लेक्चर में जो हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे पहले से या जो होने चाहिए वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, इनमें और बाकी वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, दे want to go home। एक सेंटेंस हमने और लिखा, he wants to go home। एक सेंटेंस और लिखा, he wanted to go home। अब देखिए, जैसा कि हम लोग सभी पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी डूइंग या हैपनिंग या एक्टिविटी का पता चले, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास हर एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स हैं, एक गो और एक वांट। ठीक है, वांट भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने वर्ब वांट यूज़ किया है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने वर्ब वांट्स यूज़ किया है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो प्लूरल है दे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो इसीलिए हमने वांट के सिंगुलर फॉर्म जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, वांट्स, उसका यूज़ किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो जाने की वजह से हमें वर्ब की फॉर्म का चेंज करना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में ऐसा देखें तो सेकेंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही है, थर्ड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही है, फिर भी हमने वर्ब की फॉर्म चेंज करके वांटेड लिख दिया। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर दिया। तो कुल मिला के व्हेन वी चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और द टेंस, जब हम वर्ब का टेंस चेंज कर देते हैं या सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर देते हैं तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो ये जो वांट का वांट्स हुआ है, नंबर चेंज हो जाने की वजह से कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर हो गया। वांटेड इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमने उसका टेंस चेंज कर दिया। अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर देने से या टेंस चेंज कर देने से वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो हम देख रहे हैं ये वर्ब टू गो जो है ये तो नहीं चेंज हुई। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे समझना है कि ये जो टू गो जो वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही है वो इसलिए क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो हम वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, मतलब जिसको हम चेंज कर रहे हैं वर्ब की फॉर्म को, ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम ये डिफरेंस समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में यूज हो रही मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब में, मतलब सेंटेंस में यूज हो रही वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं और जिनको हम सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उन पे सब्जेक्ट के नंबर का या टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी टेंस में यूज करो वो वैसे ही यूज होती हैं। दे यूज करोगे तब भी वो टू गो ही रहेगा, ही सी इट यू कुछ भी लिखोगे तो टू गो चेंज नहीं होगा। कोई भी टेंस चेंज करोगे तो वो सारे चेंजेस इस मेन वर्ब की फॉर्म्स में होंगे, उस वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होंगे, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम सिंपली नॉन फाइनाइट वर्ब्स को और मेन वर्ब्स को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो उनका सब्जेक्ट के नंबर से और टेंस से कोई लेना देना होता नहीं है, इसीलिए हम इन्हें नॉन फाइनाइट कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ उनको डिफाइन या लिमिट नहीं कर सकती, ना सब्जेक्ट और ना ही टेंस। सब्जेक्ट चेंज करो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंस चेंज करो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर एक दो छोटी छोटी बातें और भी ध्यान रखनी है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम यूज़ करते हैं ये सेमी वर्ब्स होती हैं। सेमी वर्ब्स होने का मतलब ये होता है कि इनके अपने सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक फोर्थ सेंटेंस लिखूं, दे डिसाइडेड टू मीट हिम, दे डिसाइडेड टू मीट हिम, तो ये डिसाइडेड हमारी मेन वर्ब है और ये टू मीट नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिलहाल में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम नॉन फाइनाइट फॉर्म को, इस वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दे है ये सब्जेक्ट है और जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो हिम ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब का नहीं है, वो डिसाइडेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनके अपने सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसे उसका अपना हो सकता है उसको भी देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दे आस्क्ड हिम टू गो होम। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है आस्क्ड और नॉन फाइनाइट वर्ब है टू गो, इन्फिनिटिव है।
यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है दे, ठीक, लेकिन वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब टू गो लिखे ना उसका सब्जेक्ट ये जो है वो हिम है। अच्छा वैसे तो अगर हम हिम देखें तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, क्योंकि जो आस्क हमारी मेन वर्ब है सेंटेंस की, इसका डूअर उसका सब्जेक्ट तो दे है, ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन वो जो टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वर्ब तो वो भी है, मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है हिम है, और ये जो हिम है ये आस्क का अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हिम है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो उसका सब्जेक्ट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं इनके अपने सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है कि ये जो टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो ये हिम हो गया, ठीक है, और आस्क का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो टू मीट हमने वर्ब लिखी फिर इसका सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे ध्यान देना इसका सब्जेक्ट दे है। अगर हम किसी मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करें तो वो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे डिसाइडेड का और टू मीट का दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दे ने ही डिसाइड किया और दे को ही मिलना है। लेकिन अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिख के फिर नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करें तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से जो इतनी देर में हमने सीखा ये कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस ये होता है कि मेन वर्ब्स जो फाइनाइट वर्ब्स हमें सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ती हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सब्जेक्ट फॉर्म नहीं चेंज होती है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कोई भी यूज़ करो, टेंस कोई भी यूज़ करो, वो उसी फॉर्म में यूज़ होती हैं। दूसरा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो सेमी वर्ब्स होती हैं। सेमी वर्ब्स का मतलब हो गया हाफ वर्ब्स, वो मेन वर्ब्स तो नहीं होती हैं लेकिन उनमें वर्ब के एट्रीब्यूट सारे होते हैं। वर्ब के एट्रीब्यूट्स होने का मतलब उनकी अपनी एक्टिव पैसिव फॉर्म्स होती हैं, उनके अपने सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, उनके अपने एडवर्ब्स हो सकते हैं, उनके अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सेमी वर्ब्स होती हैं। दूसरा हमने सीखा कि जब हम किसी मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये जो डिसाइडेड मेन वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट दे है और इस मेन वर्ब के बाद लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट दे है। लेकिन अगर हम किसी मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिख के फिर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो वो जो मेन वर्ब होगी उसका सब्जेक्ट जो है वो उसका सब्जेक्ट रहेगा और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो उसके बाद लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दे है वो आस्क का सब्जेक्ट है और जो हिम है वो टू गो का सब्जेक्ट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर ये बातें डिस्कस याद रखनी है। उसके बाद में हमें इनके जरा टाइप्स भी याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपली ध्यान ये रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दी अदर देन मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स को छोड़कर बाकी सेंटेंस में यूज़ हो रही जो वर्ब्स होती हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं। अभी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनकी क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको भी जरा समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सबसे कॉमन तो खैर ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो होती है ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब इस फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हम इन्फिनिटिव कहते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म। फिर एक जेरेंड होता है, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम एज एन एडजेक्टिव एज एन नाउन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स जो होते हैं और इन्फिनिटिव जेरेंड होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस समझ लें। इन्फिनिटिव जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है इट एक्ट्स एज अ नाउन, हम इसको वर्बल नाउन कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इट एक्ट्स एज अ नाउन एज वेल। ठीक है। पार्टिसिपल्स जो होते हैं दीज एक्ट एज एडजेक्टिव्स। अब पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये देखो कौन सी फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम पार्टिसिपल कह रहे हैं। ये होते हैं तीन फॉर्म्स, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव काम करती है, एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव काम करती है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वास्तव में कंफ्यूजिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं जिनको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं।
अब जैसे हमने कहा कि इन्फिनेटिव और जेरेंड जो होते हैं मेन ये वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो नाउन का काम करती हैं, लेकिन ये इनका मेन फंक्शन है, मतलब मेनली या जनरली हम इनको यूज़ करते हैं एज नाउन, बट दे कैन एक्ट अदरवाइज, ठीक है, उनको हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, अगर हम इनको इतनी जल्दी इस तरीके से डिफाइन कर लें तो फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहाँ रह गई, ठीक है। अगर हम इनको इस तरीके से लिमिट कर दें और डिफाइन कर दें तो फिर इनको नॉन फाइनाइट कहने का मतलब भी तो नहीं बचता, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है नॉन फाइनाइट है वास्तव में, दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन ट्रू सेंस, वी कैन यूज देम इन डिफरेंट वेज, ठीक है। लेकिन जो इनके जनरल फंक्शन है, जनरल कैटेगराइजेशन होता है वो यही होता है, ठीक है, कि इन्फिनेटिव और जेरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स नाउन का काम करती हैं, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स के तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। मेनली इनमें से ये 3 टाइप हो गए, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको हम एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर लें, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब फिर एक हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी होती है। तो हमने इनको डिफरेंट नेम्स दे दिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें यह जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफरेंस समझ लेना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड हम देख रहे हैं इनकी फॉर्म सेम है, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये एडजेक्टिव होती है सेंटेंस में और ये जेरेंड होती है, ये नाउन होती है, ठीक है। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे तो हम उसको जेरेंड कहेंगे, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव काम करे तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने कहा एक सेंटेंस, स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज कैंसर। स्मोकिंग chimneys was seen there. अब देखिए जैसे हमने ये लिखा है स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज कैंसर, स्मोकिंग चिमनीज वॉज सीन देयर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो स्मोकिंग हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों सेंटेंस में लिखी है क्या, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड है। अब देखिए अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव है सेंटेंस में, ठीक है, तब तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये सब्जेक्ट है, एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे जेरेंड। अब समझने वाली बात यह कि अगर हम ये जो प्रेडिकेट यूज़ कर रहे हैं कॉजेस कैंसर और वॉज सीन देयर, ये जो हमारा प्रेडिकेट है, अगर हम ये देखें प्रेडिकेट हमने किसके लिए यूज़ किया है तो हम जान जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमें पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं और प्रेडिकेट वो होता है जो हम उसके बारे में बताते हैं। तो अगर हम ये जान पाएँ कि कॉजेस कैंसर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कॉजेस कैंसर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, सिगरेट्स के लिए, स्मोकिंग के लिए, तो हम जान जाएंगे हमारा वो सब्जेक्ट है। तो अगर हम देखें तो कॉजेस कैंसर जो है ना, ये एक्चुअल में स्मोकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, सिगरेट से कैंसर नहीं होता, सिगरेट रखी रहेगी तो उससे किसी को कैंसर नहीं हो जाएगा, स्मोक करने से कैंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कॉजेस कैंसर प्रेडिकेट है ना, उसका सब्जेक्ट है स्मोकिंग है। अगर ये स्मोकिंग सब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हम इसे एडजेक्टिव तो कह नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जेरेंड है। अब अगर ये जेरेंड है और कॉजेज इसकी वर्ब है, तो फिर ये सिगरेट्स क्या है, ये सिगरेट्स इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सेमी वर्ब्स होते हैं, तो उनके अपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो सिगरेट्स हमने यहाँ पे लिखा है नाउन प्लूरल फॉर्म का, ये जो सिगरेट्स है ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है स्मोकिंग, ये कॉजेज वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये सेमी वर्ब है तो इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो सिगरेट्स है वो स्मोकिंग का अपना ऑब्जेक्ट है, तो स्मोकिंग जो है यही सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वर्ब यहाँ पे कॉजेज लिखी है। अगर ये सब्जेक्ट स्मोकिंग ना होती तो हमें, और सिगरेट सब्जेक्ट होता तो हमें यहाँ पे कॉज लिखना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा वॉज सीन देयर, दिखाई पड़ रहे थे वहाँ पे। अब हमें पता है दिखाई पड़ना जो ये बात कही जा रही है, बात चिमनीज के लिए कही जा रही होगी, ठीक है, स्मोकिंग के लिए तो नहीं कह पाओगे। स्मोकिंग तो एक्शन है, एक्शन तो विजुअल नहीं होता, एक्शन तो दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई तो हमेशा डूअर पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा वो चिमनीज है। अगर चिमनीज सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तो ये प्लूरल है, तो हमें वर्ब प्लूरल लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिखा चिमनीज वर सीन देयर। व्हाट काइंड ऑफ चिमनीज वर सीन देयर, कौन से टाइप की चिमनीज, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ चिमनीज को मतलब रिप्लाई करने के लिए हमने स्मोकिंग लिख दिया। तो जो स्मोकिंग है ना वो चिमनीज का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो सब्जेक्ट नहीं है। चूंकि ये इसका डिस्क्रिप्शन है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो अब हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स।
तो स्मोकिंग चिमनीज का मतलब हो गया ऐसी चिमनी जिनसे स्मोक निकल रहा था, ठीक है। तो फिर से समझ लो, यहाँ पर भी स्मोकिंग लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ब हमने सिंगुलर लिखी थी, कॉजेज तो सही हो गई, यहाँ पे लिखी गलत हो गई, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब की एनजी फॉर्म हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब अगर सब्जेक्ट हो, दो ही वर्ब होते हैं जिनको एज ए सब्जेक्ट यूज कर पाओगे, या तो इन्फिनेटिव को या जेरेंड को। तो अगर हम कभी नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट के तरीके से सेंटेंस में यूज करें तो उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो, क्योंकि वो एक सिंगल एक्टिविटी होती है, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि उसके साथ हमने उसका अपना ऑब्जेक्ट प्लूरल लिख रखा हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि हम एक थर्ड एग्जांपल और लिख देते हैं, टू राइट पोएम्स आर हिज हॉबी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्मोकिंग तो चलो जेरेंड भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही हो सकता है, लेकिन जो टू राइट इन्फिनेटिव है तो एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। तो अगर हम टू राइट यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पोएम्स है वो इसका ऑब्जेक्ट है। अगर पोएम्स इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब फिर ये जो टू राइट है ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। तो जो आर हिज हॉबी हमने प्रेडिकेट लिखा है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है टू राइट है, टू राइट इन्फिनेटिव है, एक सिंगल एक्शन, अगर इसको सब्जेक्ट बना रहे हो तो ये सिंगल है, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी इज। अगर ये पोएम्स हमारा सब्जेक्ट होता तो वर्ब आर आती, लेकिन पोएम सब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी इन्फिनेटिव या जेरेंड को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज करेंगे तो उनके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। अब होता है क्या, इन्फिनेटिव के साथ में हमें कन्फ्यूजन नहीं होते, लेकिन जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ब की एनजी फॉर्म होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ का यूज़ करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि सेंटेंस में जो हम प्रेडिकेट यूज़ कर रहे हैं या जो सेंटेंस में हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होगा, मतलब वो बात किसको लेकर कही जा रही है। तो हमें पता है कि कॉजेस का आंसर जो हम लिख रहे हैं ये हम स्मोकिंग को लेकर लिख रहे हैं, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया। अगर स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया तो हम इसे जेरेंड कहेंगे, ठीक है। और सिगरेट्स जो है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर हमने लिखा वॉज सीन देयर। अब हमें पता है कि जो वॉज सीन देयर प्रेडिकेट लिखा जा रहा है ये चिमनीज को लेकर लिखा जा रहा होगा, स्मोकिंग को नहीं, ठीक है। तो अगर चिमनीज हमारी सब्जेक्ट हो गई तो इसका मतलब स्मोकिंग सब्जेक्ट तो रहा नहीं, तो ये चिमनीज का डिस्क्रिप्शन हो गया। चिमनीज का डिस्क्रिप्शन हो गया तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, इनका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं, दोनों ही वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। फिर इनमें देखो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है वर्ब का, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो मेनली पैसिव मीनिंग कन्वे करता है वर्ब का। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, they have brought some excited news. The exciting people cheered their team loudly, ठीक है। They have brought some excited news and the exciting people cheered their team loudly. अब देखो यहाँ पे हमें समझना क्या, ये जो people वर्ड हमने लिखा है ये नाउन है। What kind of people cheered their team, तो what kind of का रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं, तो हमने ये डिस्क्राइब करने के लिए what kind of का रिप्लाई करने के लिए हमने एक्साइटिंग लिख दिया, एक्साइटिंग एडजेक्टिव हो गया। फिर उसी तरीके से हमने लिखा दे हैव ब्रॉट सम न्यूज़, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ हैव दे ब्रॉट, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई करने के लिए कि कौन सी किस टाइप की खबर लेकर आए, हमने यहाँ पे एक एक्साइटेड वर्ड लिख दिया जो कि एडजेक्टिव हो गया। तो जो एक्साइटेड और एक्साइटिंग है ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, लेकिन नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही एक वर्ब की फॉर्म है। एक वर्ब होती है एक्साइट, एक्साइट करना किसी को, ठीक है, ये इस वर्ब की फॉर्म्स हैं, एक्साइटेड और एक्साइटिंग। अब ये एक्साइटिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्साइटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हालांकि वैसे एक्साइटेड सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन चूंकि सेकंड फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती, वो हमेशा मेन वर्ब होती है, ठीक है।
तो हमें पता है वो एक्साइटेड मेन वर्ब तो है नहीं, तो वो सेकंड फॉर्म नहीं, वो थर्ड फॉर्म ही होगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो होती है वो नॉन फाइनाइट फॉर्म में नहीं यूज होती, वो केवल मेन वर्ब होती है। तो एक्साइटेड थर्ड फॉर्म है, एक्साइटिंग आईएनजी फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो पास्ट पार्टिसिपल है। अब हमने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये एक्टिव मीनिंग होता है, ये पैसिव मीनिंग होता है। एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझना। अगर जिस नाउन के साथ हम वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिख रहे हैं वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर हो, तो हमें वहाँ पे एक्टिव मीनिंग चाहिए होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे नाउन के साथ में वर्ब का यूज़ करें जो नाउन उस वर्ब का डूअर ना हो बल्कि कोई और डूअर हो, तो हमें वहाँ पे पैसिव मीनिंग चाहिए होगा और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसी वर्ब के तब यूज़ करते हैं किसी नाउन के साथ में जब वो नाउन उस वर्ब का डूअर ना हो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख रहे हैं, बल्कि कोई और हो। लेकिन अगर हम किसी ऐसे नाउन के साथ में वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखें जो कि उस वर्ब का डूअर भी हो, तो उस वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे हमने पीपल लिखा, तो हमें पता है कि पीपल जो है वो एक्साइट नहीं कर रहे हैं, वो एक्साइट हो गए, गेम में देखकर रोमांचित हो गए, मतलब वो एक्साइट हुए हैं, उन्होंने किया नहीं है। तो चूंकि उन्होंने किसी को एक्साइट नहीं किया, वो खुद एक्साइट हुए हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो, एक्साइटेड। द एक्साइटेड पीपल चीयर्ड देयर टीम लाउडली, ठीक है। अच्छा, फिर हमने लिखा दे हैव ब्रॉट सम एक्साइटिंग न्यूज़, ठीक है। एक्साइटेड न्यूज़, एक्साइटेड न्यूज़ का मतलब कि किसी ने न्यूज़ को एक्साइट कर दिया। न्यूज़ को कोई एक्साइट नहीं करता है, न्यूज़ हमें एक्साइट कर देती है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना चाहिए, एक्साइटिंग। ठीक है, दे हैव ब्रॉट सम न्यूज, सम एक्साइटिंग न्यूज़। एक्साइटिंग न्यूज़ का मतलब द न्यूज़ दैट एक्साइट्स, ठीक है। और एक्साइटेड पीपल का मतलब द पीपल दैट आर एक्साइटेड। तो ये पैसिव मीनिंग है, वो एक्टिव मीनिंग है। न्यूज़ जो है वो एक्साइट करेगी, तो इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया। पीपल यहाँ पे एक्साइट नहीं कर रहे हैं, उनको एक्साइट किसी ने कर दिया, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। जब ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इट इज अ वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। इट इज अ वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा, एक दूसरा भी यहां पे लिख देते हैं। दे गॉट मच इंटरेस्टिंग इन दैट स्टोरी। अब देखो ये दो सेंटेंस हमने और लिखे। इट इज़ अ वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन एंड दे गॉट मच इंटरेस्टिंग इन दैट स्टोरी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव है, गॉट हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में इंटरेस्टिंग का हमने यूज़ किया, तो इंटरेस्टिंग मेन वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये इंटरेस्टिंग मेन वर्ब होती तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज़ होती अगर वो मेन वर्ब हो तो। अच्छा, दूसरा अगर ये मेन वर्ब होती तो फिर ये गॉट को कैसे जस्टिफाई करोगे। तो ये जो गॉट है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और ये इस लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब जो होती है ना उनके बाद में हम एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। मच जो है वो उसका अपना डिटर्मिनर है, एडवर्ब होता है मच, ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग है ना, ये लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखा गया कॉम्प्लीमेंट है जो इस दे को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। तो ये इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, दे को रेफर कर रहा है। ये कंफ्यूज एडजेक्टिव है जो इस नाउन क्वेश्चन को रेफर कर रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। डिफरेंस ये है कि कंफ्यूज है पास्ट पार्टिसिपल, कंफ्यूजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तब जब वो नाउन जिसके लिए उसे यूज़ करना है उसी वर्ब का डूअर हो, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा है। पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं तब जब वो नाउन जिसको हमने यूज़ किया है उस पास्ट पार्टिसिपल के साथ में वो उस वर्ब का डूअर ना हो, कोई और हो। मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन को कंफ्यूज करे तो ये सही है, अगर कंफ्यूजन मतलब क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो ये गलत है। अब हमें पता है कि क्वेश्चन को कोई कंफ्यूज नहीं करता, क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना चाहिए, कंफ्यूजिंग। उसके बाद में ये जो लोग स्टोरी में इंटरेस्ट हो गए, असल में इन्होंने किसी को इंटरेस्ट नहीं किया, ये खुद इंटरेस्ट हो गए। अगर ये खुद इंटरेस्ट हो गए, इन्होंने किसी को नहीं किया, स्टोरी ने इन्हें इंटरेस्ट कर लिया, इन्होंने तो किसी को इंटरेस्ट किया नहीं है, तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, इनका भी हमें डिफरेंस याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज़ करते हैं किसी नाउन के साथ लिखकर जब वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर हो जिसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है।
लेकिन अगर वो नाउन उसका डूअर ना हो बल्कि कोई और डूअर हो, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो छोटा सा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखो पूछता हूँ, अ स्विमिंग पूल। अब जैसे हमने ये लिखा अ स्विमिंग पूल, ठीक है, अब ये जो छोटी सी बात हमने इतनी देर में डिस्कस कर ली है ना, उसको अगर हम समझें तो उसके हिसाब से जो स्विमिंग पूल हमने लिखा है ना, ये हम गलत लिख बैठे, क्योंकि अगर स्विमिंग को हम पूल नाउन के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसका मतलब जिस नाउन के साथ हम इसे लिख रहे हैं वो नाउन ही ये काम करेगा, पूल स्विम करेगा, लेकिन हमें पता पूल तो स्विम कर नहीं सकता। तो अगर पूल स्विम नहीं कर सकता तब तो ये गलत है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसको स्वम लिख दें, थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखना भी गलत हो जाएगा क्योंकि कोई पूल को भी स्विम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है स्विमिंग पूल, अब हम इसे कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि जो अभी तक हमने डिस्कस किया, जो अभी तक हमने सीखा, उसके हिसाब से इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम स्विमिंग को एडजेक्टिव कहेंगे पूल के लिए तो हमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मानोगे तो प्रूव कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के किसी नाउन के साथ लिखते हैं तो वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर होता है। जैसे हमने लिखा एक्साइटिंग न्यूज़, तो न्यूज़ हमें एक्साइट करेगी, ठीक है। हमने लिखा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिख दें स्विमिंग पूल तो इसका मतलब पूल स्विम करेगा, लेकिन पूल तो स्विम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, पूल स्विम करेगा नहीं, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर इस सब्जेक्ट ये नाउन डूअर नहीं है इस वर्ब का जिसे हम एडजेक्टिव बना के इसके साथ लिख रहे हैं तो इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख दो। लेकिन अगर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख दें तो हमें पता है कि फिर डूअर कोई और हो जाएगा जो इसको स्विम करेगा, ठीक है। भाई हमने एक्साइटेड पीपल लिखा तो इसका मतलब जो पीपल को एक्साइट करे, ठीक है। एक्साइटेड पीपल का मतलब किसी चीज़ ने पीपल को एक्साइट किया है। इंटरेस्टेड दे, तो इसका मतलब दे को किसी ने इंटरेस्ट किया है। अगर हम उसी तरीके से लिख दें स्विमिंग पूल तो स्वम पूल, तो इसका मतलब पूल को किसी ने स्विम किया है। तो ना तो पूल को कोई स्विम करेगा ना पूल स्विम करेगा, तो इसका मतलब इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। लेकिन हमें सबको पता है एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है। स्विमिंग पूल हम अक्सर बोलचाल में यूज़ भी करते हैं, लिखते पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो पता है इसे क्या कहना है, इस स्विमिंग पूल को हमें एडजेक्टिव नहीं कहना है, इसको हमें जेरेंडी कहना है। अब सोचने वाली बात है कि जेरेंड तो नाउन होता है, नाउन तो होता है, तो नाउन को डिस्क्राइब क्यों कर रहा है, एडजेक्टिव क्यों बना दिया ऐसे, एडजेक्टिव की जगह जेरेंड क्यों लिख लिया। तो मैं समझा देता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमेशा नाउन डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को, नाउन दो मिलके कंपाउंड नाउन भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा अ कार ड्राइवर, तो ड्राइवर एक नाउन हो गया, ठीक है, कार एक नाउन हो गया। ये नाउन इस नाउन को मॉडिफाई करने लग गया, एडजेक्टिव का फंक्शन करने लग गया, है नाउन लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये मिलके कंपाउंड नाउन बन गया। तो हम इसे कंपाउंड नाउन कहेंगे जब दो सेम टाइप ऑफ वर्ड्स मिलके एक कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं तो वो कंपाउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो दो नाउन मिलके एक नाउन बन गया तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने लिखा कार ड्राइवर, तो अ कार ड्राइवर कंपाउंड नाउन है, लेकिन अगर हम लिख दें एन एक्सपर्ट ड्राइवर तो ये कंपाउंड नाउन नहीं है। अगर हम लिख दें एन एक्सपर्ट ड्राइवर तो देखो ड्राइवर नाउन है, एक्सपर्ट एडजेक्टिव है, तो एक्सपर्ट ड्राइवर में एक्सपर्ट एडजेक्टिव है, ड्राइवर नाउन है, तो हम इसे कंपाउंड नाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपाउंड नाउन का मतलब दो या दो से ज़्यादा नाउन मिल गए एक साथ में। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा कोई नाउन ही नहीं है, एक ही नाउन है ड्राइवर, एक्सपर्ट वर्ड तो एडजेक्टिव होता है, तो ये कंपाउंड नाउन नहीं है। लेकिन जब हम कार ड्राइवर लिखेंगे तो कार भी नाउन है, ड्राइवर भी नाउन है, तो फिर ये जो कार ड्राइवर एक नाउन बना है ना कॉमन दोनों को मिला के, इसे हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो ये जो हमने स्विमिंग पूल लिखा है ना, इसमें ये पूल भी नाउन है, ये स्विमिंग भी नाउन है, और ये मिलके कंपाउंड नाउन बन गया, ठीक है। आज स्विमिंग पूल जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, इसमें जो स्विमिंग है ना जेरेंड। अब हम कैसे जान पाए ये जेरेंड है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो वो जो पूल होता है इसका डूअर हो जाता, ठीक है। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर वीपिंग चाइल्ड, वीपिंग क्या स्लीपिंग लिख दो, स्लीपिंग चाइल्ड। अ स्लीपिंग चाइल्ड जैसे हमने लिख दिया, और फिर एक हमने लिख दिया अ स्लीपिंग पिल, पिल का मतलब टैबलेट। अब देखो ये चाइल्ड नाउन है, ये पिल भी नाउन है, ये जो स्लीपिंग है ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब तो है नहीं। अब हमें ये पता करना है स्लीपिंग है क्या। तो यहां पर हम देखें स्लीपिंग चाइल्ड का मतलब अ चाइल्ड हु इज स्लीपिंग, अ चाइल्ड विच इज स्लीपिंग, या हु इज अस्लीप, या हु इज स्लीपिंग। तो हमें पता है ये पॉसिबल है, चाइल्ड जो है वो स्लीप कर रहा है, तो ये जो है ना चाइल्ड वो इस स्लीप वर्ब का डूअर हो गया।
तो हम इस स्लीपिंग को कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो इस सेंटेंस में हमने स्लीपिंग लिखा ना, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब फिर हमने लिखा स्लीपिंग पिल। अगर हम इस तरीके से देखें तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए, अ पिल दैट इज स्लीपिंग, मतलब एक ऐसी टैबलेट जो सो रही है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ऐसा तो हो नहीं सकता, टैबलेट तो स्लीप नहीं करेगी। तो ये जो स्लीपिंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये एक नाउन है, जेरेंड है, ठीक है। और ये दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बन गए। तो जैसे स्कूल टीचर लिखा ना, तो स्कूल और टीचर दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन गए, वैसे ही जो स्लीपिंग पिल है ना, ये भी कंपाउंड नाउन बन गया। तो ये जो स्लीपिंग पिल में हमने स्लीपिंग लिखा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये जेरेंड है। और स्लीपिंग चाइल्ड में जो स्लीपिंग लिखा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का, यही डिफरेंस हमें मदद कर देता है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में कि इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, जेरेंड के, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को जब भी हम किसी नाउन के साथ में यूज करते हैं तो वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि चाइल्ड डूअर स्लीपिंग का हो सकता है, लेकिन पिल डूअर स्लीपिंग का हो नहीं सकता। तो इसका मतलब या तो ये स्लीपिंग गलत है, और अगर ये सही है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, जेरेंड है। तो ये जेरेंड हो गया, ये नाउन हो गया, जेरेंड भी नाउन होते हैं, तो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है वर्ब की जो नाउन का काम करती है, जेरेंड भी नाउन का काम करती है। इन्फिनेटिव और जेरेंड को आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, वो साफ देख के पता चल जाता है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में तो इन्फिनेटिव भी होगा, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में तो जेरेंड होगा। उसके बावजूद इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं यूजर्स में। फॉर्म में तो डिफरेंस काफी बड़ा होता है, वो तो हम जान ही जाते हैं, लेकिन जो इनके सब्टल यूजर्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं यूजर्स में, वो हम लाइव कोर्स में, लाइव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस डिस्कस किया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो कि एडजेक्टिव का काम करती हैं। डिफरेंस ये होता है कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब हम यूज करते हैं किसी नाउन के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर होता है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा गया। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होता, डूअर कोई और होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का और जेरेंड का डिफरेंस भी समझा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि सेंटेंस में अगर हमें पहचानना हो कि कोई वर्ड जो हमने आईएनजी फॉर्म में लिख रखा है नॉन फाइनाइट फॉर्म में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है, तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, वो सीखा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कंप्लीशन शो करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लाइव लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ये सारे ही हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइव लेक्चर्स में। लेकिन जो अभी तक हमने ध्यान रखा है वो ये है कि फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं, और उनको जो हम कहते हैं वो क्या होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है और पास्ट पार्टिसिपल किसे कहा जाता है, जेरेंड किसे कहा जाता है। जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको अपना बढ़िया से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। लाइव लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।